Hello everyone, my name is Vaishnavi. I'm your science mentor. I welcome you all on your own platform Dream Campus. So हमने काफ़ी सारी चीज़ें पहले कवर कर ली हैं, सेल कर लिए हैं, वाइटामिन्स कर लिए हैं, बायो फर्टिलाइजर्स भी हो गए हैं। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है स्टडी रिलेटेड, आंसर राइटिंग से रिलेटेड, या फिर जो हमने लेक्चर कवर करे हैं उसके अंदर कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछा करो भाई। ऐसे तो आपको याद कैसे रहेगा, थोड़ा सेशन को इंटरेक्टिव बनाया करो ताकि कुछ कुछ नई चीज़ें निकल के आए जिस पर हम डिस्कशन कर सकें, है ना। क्योंकि बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं, आप क्वेश्चन आंसरिंग वाला नहीं रखोगे ना सिस्टम, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें मिस भी हो सकती हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट दे रही हूँ कि कुछ भी चीज़ें मिस ना हो। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग PYQ करेंगे, उससे रिलेटेड थोड़े थ्योरीज वगैरह भी देखेंगे डीप में जाके थोड़ा, कि हमारा एक भी क्वेश्चन तो साइंस से रिलेटेड तो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वेटेज काफ़ी अच्छी खासी है UPPCS के पेपर में तो। और एक एक क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, तो आपको रिस्क तो बिल्कुल लेने वाली बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो लेक्चर के अंदर थ्योरी भी रहेगी, PYQ भी रहेंगे, और सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी है, डाइजेस्टिव है, सिस्टम के बारे में है, डिजीज़ के बारे में है इसके अंदर। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ना इसको, कॉपी पेन लेकर बैठा करो जब भी लेक्चर सुनते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टडी ऑफ जूलॉजी जो है वो डील किसके साथ करती है, लिविंग एनिमल ओनली या फिर लिविंग प्लांट्स ओनली, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। सो करेक्ट आंसर इज बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। जब भी मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ ना, वीडियो को पहले पॉज करा करो, थोड़ा सोचा करो, है ना, मंथन जिसे कहते हैं वो करा करो, और फिर बाद में देखा करो, क्योंकि आंसर तो मैं बता ही दूंगी ना फिर आपको। देखो क्या होता है, हम जब एग्जाम में जाते हैं ना, हम पहली बार ही वहाँ ध्यान से पढ़ते हैं और वहाँ पहली बार ही सोचते हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाती है फिर, इसीलिए प्रैक्टिस करा करो खूब सारी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, नोट, है ना। तो एपीकल्चर हनी बी, सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म, पिस्कीकल्चर इंसेक्ट ऑफ लाख, हॉर्टिकल्चर फ्लावर। तो इसमें नॉट पूछा है तो आंसर इज पिस्कीकल्चर इंसेक्ट ऑफ लाख। इसमें स्पेलिंग गलत दे रखी है, ये वाली करेक्ट है। लाख जो है इसकी खेती करी जाती है और इसके बैंगल्स वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं, जयपुर में तो काफ़ी फेमस है ये चीज़। सो देखो क्वेश्चन पूछा है नॉट करेक्टली मैच, लेकिन इसमें जो जो करेक्टली मैच हो रहे हैं वो अपने काम के हैं, उसे पढ़ते हैं। एपीकल्चर इज रिलेटेड टू हनी बी, सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू सिल्कवॉर्म, पिस्कीकल्चर किस चीज़ से रिलेटेड होता है, या बताओ, बताया करो, नहीं आता तो पूछा करो, क्योंकि वो फिर वही चीज़ रह जाती है। हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू द फ्लावर। जेनेटिक्स जो है वो डील किसके साथ करती है, मेंडल लॉ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, DNA स्ट्रक्चर, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो पूरी की पूरी जेनेटिक्स जो है ना वो हेरिडिटी और वेरिएशंस पे बेस है, ठीक है। लेकिन आप कई सारे सोचोगे मेंडल्स लो देख के ही आगे तो पढ़ा ही नहीं होगा, है ना। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी है इसी के अंदर और DNA स्ट्रक्चर भी है। लेकिन अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स जो मेन चीज़, मेंडल ने भी किस पे काम करा था कि एक इन्फॉर्मेशन जो है, एक फैक्टर, उसने फैक्टर बोला था ना जीन को, कि वो पास ऑन होती है जनरेशन टू जनरेशन। सो इट इज़ बेस्ड ऑन दी हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। Next thing is study of gerontology is related to which of the following, child, infant, female, disease of skin या फिर old age. It is related to old age. This question asked in the year 1993 और repeated question जो है UPPCS में 2014 में पूछा गया था, लेकिन देखो मॉडिफाई कर दिया इसको। तो स्टडी ऑफ एजिंग को हम क्या कहते हैं, gerontology. अब the study of properties and method of biological systems found in nature and use of this knowledge in the mechanical world is known as bionics. सो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें नॉट तो आया नहीं, अब करेक्टली मैच्ड ढूंढना है हमें। तो लेक्सिकोग्राफी है कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, फाइलोलॉजी कंपाइलेशन ऑफ पोस्टल स्टैम्प, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, आइकोनोग्राफी is related to study of insects. So the correct answer is lexicography compilation of dictionary. लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो इसको करेक्टली मैच्ड करना है हमें, मैचिंग एक तरीके से ये। सो बर्ड्स इज रिलेटेड टू द ऑर्निथोलॉजी। देखो मेरे को कैसे याद रहा, मेरी एक मैम थी, वो PhD कर रही थी सब्जेक्ट पे, ऑर्निथोलॉजी पे, तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि भाई ऑर्निथोलॉजी जो है वो बर्ड की स्टडी है। तो मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थी बर्ड्स के बारे में। सो आप भी याद रख सकते हो ऐसे कि बर्ड्स जो है वो ऑर्निथोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, इसकी स्टडी को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। सो यहाँ से क्या हो गया, ए का आंसर क्या है 3, तो ये तो यही पता लग गया कि इसका करेक्ट आंसर क्या है बी, ठीक है। और बी इनहेरिटेंस इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, और एनवायरमेंट इकोलॉजी, फॉसिल्स जो है पैलियो बायोलॉजी। नेक्स्ट थिंग, स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नोन एज सर्पेंटोलॉजी। सो करेक्ट आंसर इज ए। व्हाट इज लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन स्टोन्स, ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन थ्रू रेज, कार्बन डेटिंग ऑफ स्टोन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन थ्रू रेज। नेक्स्ट इज व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, दिस वर्ड इज clearly mentioned in the NCERT of class 11th I think. So
आंसर करेक्ट क्या है, ए है इसका, हाइड्रोपोनिक्स। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं उसके अंदर और विदाउट सॉइल जो है हमारा प्लांट ग्रो कर जाता है। जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ना वो हाइड्रो से याद रखो, हाइड्रो मीन्स पानी, है ना। तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब विदाउट उसके सॉइल के लिए हम उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं वाटर के जरिए और वो प्लांट उसी कंडीशन में जो है वो ग्रो कर जाता है। स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस। सो ब्रांच बतानी है, इट इज ओस्टियोलॉजी। करेक्ट आंसर इज ओस्टियोलॉजी। Which of the following subject of data set is associated with the study of concerning population and humanity? किससे रिलेटेड है, पॉपुलेशन और ह्यूमैनिटी से। क्या इकोलॉजी? नहीं, वो तो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया। जेनेटिक्स वो हेरिडिटी वगैरह से रिलेटेड हो गया। वायरोलॉजी जो है ये वायरस से रिलेटेड हो गया। तो बचा क्या, डेमोग्राफी। क्वेश्चन पढ़ के ना कई बार डर लग जाता है और हम इसी डर की वजह से अपना आंसर जो है वो गलत कर देते हैं। ध्यान से पढ़ा करो, सोच के बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली बार देखा है, पहली बारी बिल्कुल आंसर बिल्कुल नहीं पता हमें। ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। सो दिस इज कॉल्ड दी डेमोग्राफी। करेक्ट आंसर इज डेमोग्राफी। नेक्स्ट थिंग इज एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसके अंदर डार्विन्स के 5 पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए। इसके बेसिस पे क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो पॉपुलेशन के पास जो है वेरिएशंस आएंगी, पॉपुलेशन है वेरिएशन आएंगी। सम वेरिएशंस आर फेवरेबल, कुछ ऐसी होंगी जो उनके फेवर में होंगी, लेकिन कुछ ऐसी होंगी जो फेवर में नहीं होगी। डार्विन ने क्या कहा था, फिटेस्ट टू सर्वाइवल, ऐसी कुछ कहा था ना। सो मोर ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस देन सर्वाइव, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन सर्वाइव जो है वो कम करेंगे, क्योंकि जब फेवरेबल कंडीशंस किसी को मिलती है उसको एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर दिया जाता है तभी वो ग्रो कर देता है। लेकिन हमारे केस में क्या, हमारे केस में कैसे, हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तभी जाकर अच्छे से तैयारी होगी, अच्छे से पढ़ाई करी जाएगी। सो फोर्थ पॉइंट क्या है, दोज दैट सर्वाइव है फेवरेबल ट्रेड्स, और उनके पास ट्रेड्स जो है वो फेवरेबल होते हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने वाले होते हैं। अ पॉपुलेशन विल चेंज ओवर टाइम। पॉपुलेशन एक कम्युनिटी होती है, एक पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन मतलब जैसे यहाँ पे एक एरिया पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे एक नदी जा रही है और एक यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। सो ये पॉपुलेशन 1 हो गई, इसको पॉपुलेशन बोल देंगे, इसको पॉपुलेशन बोल देंगे, ठीक है, ऐसे होता है। और जब मान लो कोई ऐसी आपदा आई, कुछ भी आया, मान लो ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ, है ना, तो यहाँ की जो कल्चर था वो अलग था और यहाँ का कल्चर बहुत अलग था। सपोज करो अरेबियन सी है, अरेबियन सी के पास क्या अपना बॉर्डर लग जाता है पाकिस्तान वाला, है ना, कराची वगैरह उधर से लग जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान में कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है और हमारा कल्चर क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। सो अगर मान लो कोई ऐसी आपदा आई कि वैसे आने की नहीं, इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि वो समुद्र का रास्ता जो है किसी तरीके से फिनिश होने लगा वहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करना शुरू करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू करेगी। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस आने लग रही हैं। सो दिस इज अबाउट द डार्विन्स थ्योरी। क्वेश्चन कैसा था कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की नेचर सेलेक्ट करेगी कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द अबव। ओवर प्रोडक्शन, यस इट इज करेक्ट। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एंड जो स्ट्रगल करेगा वही यहाँ पे रह पाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो यहाँ पे फिट है वही सर्वाइव करेगा। देखो अब आप अपना एग्जाम्पल लेके चलो, कुछ लोग जो हैं वो रेगुलर वीडियोस देखेंगे, है ना, कुछ लोग जो हैं वो कहेंगे कि नहीं बहुत लंबी सीरीज़ हो रही है, हम इसको यहीं ड्रॉप करते हैं। तो वहाँ पे क्या था, जिसमें है ना कि भाई मुझे करना है, आगे तक रहना है, तो वो टिक जाएगा इस पेपर के अंदर। जो बीच में या बिल्कुल मनोबल गिर जाएगा ना, देखो एक बात कही जाती है कि जो युद्ध लड़ा जाता है ना वो पहले मनभूमि में जीत लिया जाता है, बाद में रणभूमि में तैयारी होती है। तो इसीलिए माइंड सेट जो है ना वो बहुत अच्छे से तमीज़ से तैयार करके रखो, क्योंकि जब आप सोच रहे हो कि भाई हम ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हो, तो उसके बाद कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूटेशन थ्योरी जो है इवोल्यूशन की वॉज इनंसिएटेड बाय, इट इज डी, ह्यूगो डेवरिस। म्यूटेशन थ्योरी जो है इवोल्यूशन की वो किसने दी थी, ह्यूगो डेवरिस ने। आर्क्योप्टेरिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बर्ड्स जैसा स्ट्रक्चर है इसका, इसको देखो आप एनसीईआरटी में दे रखा है इसका स्ट्रक्चर, या फिर सर्च कर लो आर्क्योप्टेरिक्स तो दिख जाता है। तो इसका आंसर है ए, ये मोस्ट एंशियंट बर्ड है जुरासिक एज की। हु एक्सप्लेन्ड फर्स्ट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, सबसे पहले किसने बताया था कि एवोल्यूशन चीज़ जैसी ऐसा कुछ होता है, तो इट वॉज बाय दी लेमार्क ने बताया था। देखो अब कोरोना का एग्जांपल ले लो आप, इसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है अपने आप को म्यूटेट कर देता है, तो इसके अंदर मतलब जेनेटिक मटेरियल स्टेबल ही नहीं है, आरएनए होता है, और वो अपने आप को जब भी कंडीशन उसकी फेवरेबल हो जाती है वो म्यूटेट बहुत जल्दी करता है। लेकिन अगर हम अपने आप को करें, क्या हमारी स्पीसीज म्यूटेट हो सकती है, नहीं हो सकती थी, जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है वो बहुत स्टेबल है, ठीक है, उसे चेंज होने में कई हजारों साल लग जाएंगे, बिलियन ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन फैक्टर क्या है इवोल्यूशन का, म्यूटेशन, अचीव्ड क्वालिटी, वजाइनल बर्थ, या फिर नेचुरल सिलेक्शन। डी नेचुरल सिलेक्शन, यही तो कह रहे थे ना डार्विन अपनी थ्योरी के अंदर कि भाई एवोल्यूशन
का मेन फैक्टर क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सेलेक्ट कर लेगी आपको कि आपने रुकना है, और जो अगर अगर आप फिट हो तो सर्वाइव कर जाओगे, नहीं फिट हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर समय के साथ पीछे रह जाओगे। और डायनासोर्स जो हैं वो कैसे हैं? ये हैं मीजोजोइक रेप्टाइल्स। एक जुरासिक पार्क है मूवी, अगर आपने देखी हो, वो उस पर बेस्ड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर, कि कुछ चेंजेस करे जाते हैं और वो फिर पूरा का पूरा पार्क डेवलप हो जाता है उसके अंदर। सो ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। उसके अंदर काफ़ी सारी एज के बारे में डिस्कस करते हैं वो लोग आपस में, कई सारे साइंटिफिक टर्म्स को यूज़ करते हैं। सो नॉट ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज, चीज़ों को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा देखा करो, नॉलेज मिलती है। तो लेटेस्ट एंसेस्टर अगर हम देखें मॉडर्न ह्यूमन के, तो वो कौन से हैं? क्रो-मैग्नॉन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ? सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर कौन सा है? तो ये है ब्लू ग्रीन एल्गा, BGA, और ये हम बायो फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज़ करते हैं इसको। अब मेरे को ये बताओ, मैंने पढ़ा दिया आपको, ये बताओ कि ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसे हम BGA भी बोल देते हैं, वो कौन सी कल्टीवेशन के लिए यूजफुल, मतलब कौन सी क्रॉप के लिए यूजफुल है? उसका नाम आप बताओगे। नहीं आता तो पूछ लो, वरना लेक्चर्स को तो दोबारा देखो ना। आर्क्योप्टेरिक्स जो है एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एनिमल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एम्फीबिया। नो, इट इज करेक्ट आंसर इज रेप्टिलियन एविस। एविस क्या है? बर्ड्स के लिए यूज टर्म होता है, दैट इज साइंटिफिक टर्म एविस। तो ये बर्ड की तरह दिखती है आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। तो रेप्टाइल और एविस की से हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं आर्क्योप्टेरिक्स जो है। ये फॉसिल फाउंड हुआ था, पूरी की पूरी बर्ड नहीं, पूरी बर्ड मिली थी लेकिन लिविंग नहीं थी, फॉसिल मिला था इसका, उसके बेसिस पे स्टडी कर ली और ये पता लगा कि कनेक्टिंग लिंक फॉर्म कर रही है रेप्टिलियन एविस के बीच में। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको यहीं याद हो जाए, बस एक बार देखना पड़े। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये पढ़ रहे हो ना अभी के अभी, तो इसको अभी के अभी रिवाइज कर लो, चाहे 2x पे करके देख लिया करो, चाहे, है ना। कुछ थ्योरी है एवोल्यूशन से रिलेटेड, ये पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस फॉर द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, की लाइफ किस तरीके से ओरिजिनेट हुई। एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वॉज कॉल्ड बायो एवोल्यूशन और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसकी स्टडी जो है एक ब्रांच है लाइफ साइंस की, जिसे हम बायो एवोल्यूशन और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोल देते हैं, जहाँ पे ऑरिजिन ऑफ लाइफ और डिफरेंट टाइप्स के कि किस तरीके से बहुत सारी, एक कितना बड़ा पीरियड था देखो, जब एक ह्यूमन बींग पूरी तरीके से डेवलप हुआ, किस तरीके से अपने कितनी सारी सिविलाइजेशंस आई, है ना। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो, उसका टाइम पीरियड बता दो आप, ठीक है। फर्स्ट लाइफ इवॉल्व अबाउट 3800 से लेके 4200 मिलियन ईयर्स बैक, इतने साल पीछे जाकर वहाँ से ये पूरी की पूरी स्टडी, मतलब ये कोई ऐसी है, ऐसी ब्रांच तो नहीं है ना कि बहुत नई है, हमें नहीं पता इसके बारे में। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, है ना, बस नाम जो है वो साइंटिफिक बेसिस पे इसको एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोल देते हैं। बिग बैंग जो थी, बिग बैंग थ्योरी, वो किसने दी थी? प्रपोज बाय द एबे लेमाइट्रे ने। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये किसने दी थी? ग्रेटेस्ट सपोर्टर कौन थे इस थ्योरी के? ये फादर थे स्वारेज। और ये बाइबल में भी इसका मेंशन होता है इस थ्योरी का, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अपने हिंदू माइथोलॉजी के अंदर ऐसा बताया जाता है कि वर्ल्ड जो है वो ब्रह्मा जी ने क्रिएट करा था। अकॉर्डिंग टू इट लाइफ हैज़ नॉट चेंज्ड एवर सिंस इट्स ओरिजिन, जब से इसको चेंज करा गया है ना, जब से ओरिजिन हुआ है कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर। सो दैट वाज गिवन बाय द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अंदर। डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, मेंशनिंग मिलती है काफ़ी सारी चीज़ों की। जो ग्रेट सपोर्ट जो इसके सपोर्ट में थे थ्योरी के, वो थे स्वारेज, फादर स्वारेज। मतलब देखो, जो अपना क्रिश्चियनिटी होती है उसके अंदर फादर बोलते हैं ना, तो ये वही है, बाइबल में मेंशन था, तो सपोर्टर कौन थे? स्वारेज थे। और हिंदू माइथोलॉजी के अंदर तो आपको मैंने बता ही दिया। फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी जो थी, ये थ्योरी प्रपोज करी गई थी बाय द रिक्टर, और सपोर्ट किसने करा था? आर्हीनियस ने। आर्हीनियस की काफ़ी सारी फिलोसफीज़ हैं जो उसने ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड दी थी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय द आर्हीनियस। देखो, जो थ्योरी है उससे किसने दी है वो नाम पूछ लेते हैं, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऐसी थ्योरी जो है वो डार्विन ने दी है। यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये थ्योरी किसने दी है? ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस, मतलब ए बायोटिक। ए बायोटिक हम पढ़ते हैं ना एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब ऐसी चीज़ें जिसका बायो से रिलेशन ना हो, मतलब लिविंग नहीं है वो। तो दिस इज ए बायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस। हाइपोथेसिस सपोर्ट करी गई थी, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनके नाम दे रखे हैं ये। इसके अंदर सबसे फेमस जो है वो अरस्तू है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेट हुई थी नॉन लिविंग थिंग से स्पॉन्टेनियसली। दे बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि दैट द मड जो थी, मिट्टी जो थी, नदी जो है नील नदी, कुड गिव राइज टू फ्रॉग्स, वहाँ से निकलने लग गए, ऐसी सारी चीज़ें निकलने लग गई, फ्रॉग्स निकलने लग गए, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स वगैरह, ये सब चीज़ें निकलने लग गई। तो ये मान के चल रहे थे कि ये नदी है और नदी का सरफेस, ये नदी जा रही है, इसका नदी का सरफेस मान लो, ये मान लिया। तो ये कह रहे थे कि ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग से यहाँ से चीज़ें निकलने लग गई अलग अलग तरीके की।
तो ए बायोजेनेसिस वॉज स्ट्रांगली सपोर्ट करी गई थी वॉन हेलमोंट के द्वारा, और क्लेम फॉर्मेशन ऑफ माइस इन 21 डेज, ऐसा बताया गया था कि 21 दिन के अंदर जो है वो चूहा बन जाता है। इफ़ अ कैसे बनता है वो भी बता दिया था इन्होंने। इफ़ अ स्वीट सॉक डर्टी शर्ट इज़ केप्ट इन अ वीट बार्न, तो देख लेना आप रख के गर्मियों में अपनी पसीनों वाली टी शर्ट या शर्ट जो भी है वीट बार्न के अंदर रख के देखना चूहा होता है या नहीं होता है, तो इनकी थ्योरी का आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फिर आप क्लेम कर सकते हो, नहीं कर सकते अब। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है, थ्योरी बायोजेनेसिस की, वो किसने दी थी? देखो उस समय में कितने सारे फिलोसोफर्स थे, लेकिन आज अब अपनी फिलोसफी जो है वो देने जाओ तो कोई मान लेगा नहीं, लेकिन हम कितनी सारी चीज़ें ऐसी बोल देते हैं जो वाकई में एग्जिस्ट करती है, उनकी स्टडी होनी बाकी है। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है वो किसने दी थी? एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं कुछ, और कुछ साइंटिस्ट के नेम है देखो। फ्रांसिस्को रेडीज एक्सपेरिमेंट जो था वो इटली जो है, इटाली बोल रही हूँ, इटालियन थे, और ईयर दे रखा है यहाँ पे, लेज़ेरो है इटालियन है, और लुइस पास्चर बहुत इंपॉर्टेंट नाम, मतलब ये दोनों याद रहे ना रहे, ये याद कर लेना। ठीक है, कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में किसका हाथ था? लुइस पास्चर का। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दी थी? मॉडर्न हाइपोथेसिस जो थी ऑफ ओरिजिन एंड लाइफ वाज फॉर्मुलेटेड बाय हेगल ने दी थी। थ्योरी जो प्रपोज करी गई थी, दिस थ्योरी वाज प्रपोज इन अ साइंटिफिक वे, रशियन साइंटिस्ट थे, ओपेरॉन थे, अगला नाम दे रखा है। ये कहाँ पे थे? देखो इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट थे। कैसे थे? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन साइंटिस्ट थे और कहाँ? इंग्लैंड बॉर्न थे। ओपेरन्स थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक, इसकी बुक का नाम याद रखना, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखी है? ओपेरन की थ्योरी है, और इसकी बुक इसने पब्लिश करी थी। ओपेरन साइंटिस्ट का नाम है, पूरा नाम है ए.एल. ओपेरन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई थी बाय द कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल्स, और ये काफ़ी माने जाने वाली थ्योरी है। इसके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे कि इस तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स रखे गए। बाद में देखा कि वो केमिकल जो है फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शंस उसके अंदर हो रही हैं, और वो आपस में मिलते जा रहे हैं, और धीरे धीरे एक लाइफ डेवलप होनी शुरू हो गई है। ये एक एक्सपेरिमेंट करा हुआ था इन्होंने। सिंथेटिक थ्योरी जो है उसके साइंटिस्ट का नाम देखो, इंपॉर्टेंट जो है बुक, जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक किसने लिखी थी? इसका नाम है डॉब्जेंस्की। प्रोवाइडेड द इनिशियल बेसिस ऑफ सिंथेटिक थ्योरी, सबसे पहले इन्होंने बताया था। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज डिजाइनेटेड बाय हक्सले इन द 1942। मोस्ट रिसेंट, ये देखो 1942 के अंदर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने डिजाइन करी थी? हक्सले ने। एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन देखते हैं इसको। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ एविडेंस विच सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन जो हुआ वो ऑर्गेनिक हुआ। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे एबायोटिक तौर पे हुआ, वहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ का कोई रोल ही नहीं था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। रोल प्ले करती हैं ऑर्गेनिक चीज़ें। तो यहाँ पे देखो, ये देखा यहाँ पे आई पैलियोंटोलॉजिकल स्टडीज़ आई, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री, ये डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज़ हुई कि ऐसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो है इसमें रोल प्ले होता है। एम्ब्रायोलॉजिकल, या बिना एम्ब्रायो फॉर्मेशन के फीटस डेवलप हो सकता है? नहीं हो सकता। सो स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो है, फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी। अभी हमने मैचिंग करी है, उस मैचिंग के अंदर ये क्वेश्चन था, देखो कितना सिंपल है ना। अब लग रहा होगा सिंपल। तो बीरबल साहनी जो है वो फेमस इंडियन पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं। 2 ब्रांचेस हैं इसकी, एक है पैलियो बॉटनी है जिसके अंदर प्लांट फॉसिल्स को, बॉटनी से याद रखो प्लांट, और पैलियोंटो किसके लिए टर्म यूज़ होता है? फॉसिल्स के लिए। पैलियोजोलॉजी जो है ये एनिमल फॉसिल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा, क्या काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स। इम्प्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन रॉक्स, इट इज़ कॉल्ड फॉसिल्स। कैसे होता है देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ तो कभी ना कभी गुफाएं मिल जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ज़मीन आती है पूरी की पूरी। तो क्या होता है इसके अंदर, मान लो फॉसिल मिला ना, फॉसिल मिलता कैसे है? ये कोई रॉक मिली उस ज़माने की, मान लो यहाँ पे लेक था, ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे पोंड था, उसके अंदर ये रॉक मिली और हमें नहीं पता था कि ये उस ज़माने से रिलेटेड है। तो इसके अंदर मान लो उस ज़माने की कोई मछली होगी, है ना, और वो मर गई, मछली जो है वो मर गई है, तो वो क्या हो गया, वो जाके ना इससे अटैच हो गई, और कोई दूसरा पत्थर समय के साथ यहाँ पे कोई दूसरा पत्थर भी लग गया, तो वो पत्थर इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, और जो वो मछली जो है ना वो पिचक जाएगी अब, है ना। और डिकम्पोजिशन तो होगा समय के साथ, लेकिन जो उसका स्केलेटन है ना, उसका स्ट्रक्चर इसके अंदर बिल्कुल, तो उसके अंदर जो मछली थी ना वो पूरी तरह से इस तरीके से थी कि जैसे किसी ने ड्राइंग कर रखी हो उसके अंदर, है ना। ना ही इसका स्केलेटन मिलता है, ना ही मछली मिलती है, लेकिन वो स्ट्रक्चर इसके अंदर जो है वो एम्बेडेड हो जाता है रॉक के अंदर। और जब हम उसे निकालेंगे तो हम उसकी कार्बन डेटिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं कि ये किस एरा से रिलेटेड है, कौन सा उस टाइम पीरियड था, तो वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, क्या कहते हैं? चार्ल्स डार्विन वाज द फर्स्ट टू शो दैट फॉसिल्स प्रोवाइड इंडिकेशन एविडेंसेस फॉर द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, की हाँ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, बिकॉज इट डील्स विद द एक्चुअल ऑर्गेनिज्म विच लिव्ड इन द पास्ट। डिफरेंट मेथड्स हैं फॉसिलाइजेशन के, जैसे इंटेक्ट प्रिजर्वेशन हो गया है,
और पेट्रीफैक्शन हो गया, मोल्ड्स हैं, कास्ट है। कास्ट कैसे होता है? कास्ट मैंने बताया ना आपको कि ओवरलैपिंग हो जाती है और वहाँ पे वो चीज़ कास्ट हो जाती है। मान लो एल्यूमिनियम की चीज़ें बनाई जाती है ना, काफ़ी अब तो ट्रेंडिंग में चलती हैं चीज़ें काफ़ी। तो मान लो मैंने एक एल्यूमिनियम का मेटल जो है पिघला दिया हाई टेम्परेचर पे, अब मुझे वो लिक्विड फॉर्म में मिला और मैं मान लो यहाँ पे कुछ भी की थी कि है, पेन ले लेते, चलो पेन था, पेन को मैंने एक वो है सैंड का बेड है उस पर हल्का सा लगाया तो वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, वहाँ पे पेन मैंने निकाल लिया। अब जो लिक्विड मेटल है इसको इसके अंदर मैं कास्ट कर दूंगी तो मुझे थोड़े टाइम बाद जब वो सॉलिडिफाई होगा तो वो पेन की शेप में मिलेगा। तो इस तरीके से जो है पैलियोंटोलॉजिकल थिंग्स फॉसिल्स मिलते हैं, इस तरीके से मिलते हैं फॉसिल्स। फिर एज ऑफ फॉसिल्स इज डिटरमाइंड बाय डेटिंग द रॉक्स इन विच फॉसिल अकर। कार्बन डेटिंग होती है, सिंपल मैंने बता दिया, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑपरेंस की थ्योरी जो थी वो किसको उसमें जो साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंस है वो किसकी है? स्टैनले एल मिलर 1953। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिए थे? ऑपरेंट की थ्योरी। ऑपरेंट की थ्योरी कौन सी थी? उसने क्या कहा था कि देखो अभी बताया था ना, उसने एक बुक पब्लिश करी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ और साइंटिफिक बेसिस बताए थे कि एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, लेकिन उस पे एक्सपेरिमेंट पूरी प्रॉपर जो एक्सपेरिमेंट करा गया वो स्टैनली एल मिलर ने करा। पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट जो है वो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी है, पूछा नहीं जाएगा लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि केमिकल कॉम्पोजिशन वाली जो थ्योरी थी ऑपरेंट की थी और उस एक्सपेरिमेंट प्रॉपर किसने करा था? स्टैनली एल मिलर ने करा था 1953 के अंदर। नेक्स्ट देखो, ये अभी PYQ हमने देखा कि ये किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो इट इज बिटवीन द रेप्टाइल्स और बर्ड्स। बर्ड्स को हम एविज भी बोल देते हैं। वायरस का क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। यूग्लिना इज बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये पूरी टेबल गिवन है, इसको देखो, प्लेटिपस है, आई थिंक इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट थिंग इज म्यूलर जो थे वो फर्स्ट इनिशियली प्रपोज्ड कैप्सिटुलेशन थ्योरी जो थी वो म्यूलर ने दी थी। बस थ्योरीज के नाम देखो और साइंटिस्ट के नाम, किसने कौन सी थ्योरी दी है, दैट्स इट। अर्नेस्ट हेकल ने बायोजेनेटिक लॉ को दिया था। फिर आगे लेमार्क की थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि जैसे जैसे टाइम डेवलप होता है ना उस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को डेवलप कर लेता है। इन द फर्स्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय, किसने दी जो थ्योरी दी थी वो पूरा नाम ये रहा लेमार्क का, ईयर इज ऑल्सो मेंशन हियर। सो लेमार्क कॉइन्ड द टर्म, सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स और एनेलिडा जैसे टर्म जो थे वो किसने दिए थे? लेमार्क ने दिए थे। ये क्वेश्चन बन सकता है आराम से। और जो पहली बार टर्म बायोलॉजी जो दिया था वो लेमार्क ने और ट्रीवायरनेस ने मिलके जो है ये टर्म दिया था बायोलॉजी। ड्वार्फिज्म, डार्विनिज्म जो है, जो डार्विन की थ्योरी है, चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, और दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन बाय द डार्विन की बुक जो है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये बुक जो है वो काफी एग्जाम्स में से क्वेश्चन आ चुका है, तो बुक का नाम याद रखना। बता तो दिया किसने लिखी थी, ये लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन इन्फ्लुएंस्ड हुए थे 2 किताबों से, उन किताबों के नाम ये लिखे हुए। डार्विन की लिखी हुई किताब का नाम जरूर याद करना और किस ईयर में लिखी गई थी वो भी इंपॉर्टेंट है। लेमार्क से रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो भी इंपॉर्टेंट है। So we'll continue the topics in the upcoming lectures. Thank you very much for listening me.